साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपने चैनल पर। दोस्तों हमारी बात यहाँ पे चल रही है हिंदी। ये हिंदी बैच सेकंड ग्रेड को लेकर चलाया जा रहा है, आधार उसको माना जा रहा है। लेकिन आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी भर्ती की तैयारी करें जिसके सिलेबस में हिंदी है, या आप कक्षा 6 से लेकर 12 किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं, तो आप आराम से इस क्लास को देख सकते हैं। क्रम से सभी क्लासें देखते जाएँ। हमने इससे पहले वर्ण विचार, भाषाई व्याकरण का सामान्य परिचय, शब्द विचार में हमने बात की, तत्सम तद्भव देशी विदेशी, और उसके बाद में विकारी। विकारी में हमने बात की, दो रूप होते हैं, विकारी और अविकारी, ठीक है। तो विकारी में हम बात कर चुके हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये सभी बातें हम आराम से कर चुके हैं। आज हमारा अगला भेद है अविकारी। अविकारी पूरी बात आराम से करेंगे। अविकारी अव्यय शब्दों को लेकर आपके जो भी कंफ्यूज है, इनके भेदों को लेकर कंफ्यूज है, इनमें क्रिया विशेषण का विशेष रूप से जो पार्ट आता है उसको लेकर कंफ्यूज है, आज पूरा क्लियर होने वाला है। एकदम आराम से पूरी बात करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें सभी के साथ। जो भी आपके भाई बहन मित्र रिलेशन में जो भी तैयारी कर रहे हैं, जिसके सिलेबस में हिंदी है, ये कक्षा 6 से 12 तक को जो स्टूडेंट हैं जो हिंदी पढ़ना चाहते हैं, तो उन तक शेयर करें और उनको यहाँ पे जोड़ें। आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। देखिए, बात करते हैं अव्यय। अव्यय इसका दूसरा नाम अविकारी। अविकारी का दूसरा नाम क्या है? अव्यय, ठीक है। इसको हम अलग अलग करके देखते हैं, अव्यय और अविकारी। देखिए, अविकारी दो शब्दों से मिलकर बना है, अ प्लस विकारी, और अव्यय अ प्लस व्यय। पहले बात करते हैं अविकारी। विकार का मतलब होता है परिवर्तन, ठीक है। तो जहाँ पे परिवर्तन, अ का मतलब क्या होता है? नहीं। तो जहाँ पे परिवर्तन नहीं आता है, अब कहाँ नहीं आता है? और यहाँ पर मतलब खर्च या बदलाव, और अ का मतलब नहीं। जहाँ पे खर्च नहीं होता है या मतलब बदलाव नहीं होता है, इसका साधारण की बात करें, अर्थ की बात करें, तो जहाँ पे परिवर्तन नहीं आता है, अब कहाँ पे नहीं आता है? किसी वाक्य में कोई शब्द है, इसको अलग अलग लिंग पे, वचन, काल आदि के आधार पे, किसी भी आधार पे परिवर्तन नहीं आए, वचन, काल, लिंग, कारक आदि के आधार पे जिसमें परिवर्तन नहीं आए जिस शब्द में, वही क्या है? अव्यय है। वही क्या है? अविकारी शब्द है। देखिए, उदाहरण के माध्यम से समझिए। हम बात करें जब, कब, तब, ये सभी अव्यय है, ठीक है। और, तथा, किंतु, परंतु, ये सभी क्या है? अव्यय। मतलब अब हम इनको किसी भी वाक्य में बात करें, किसी भी वाक्य में इसको प्रयोग में ले, इसका रूप यही रहना है। कभी हम देखते हैं बहुवचन होने पर जबों, कबों, ऐसा प्रकार से इसका रूप चेंज नहीं होता है ना। तो बात यही है कि इसका रूप परिवर्तन नहीं होता है, वो अव्यय रहता है, अविकारी रहता है। जैसे राम कब आएगा, ठीक है। पुल्लिंग की बात करें, राम क्या है? पुल्लिंग है। राम कब आएगा? सीता कब आएगी? सीता कब आएगी, ठीक है। तो राम कब आएगा और सीता कब आएगी, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों की बात कर ली। लेकिन ये कब का कब ही रहा है। आएगा का आएगी बन गया, आएगा का आएगी बन गया, ठीक है। लेकिन ये क्रिया है और ये क्रिया परिवर्तन हो गई, इसका रूप परिवर्तन हो गया, इसलिए किस में आते हैं? विकारी में आते हैं। और इसका कब का रूप परिवर्तन नहीं हुआ, कब का कब ही रहा है, तो ये अविकारी रहेगा। राम पुल्लिंग की बात की, स्त्रीलिंग में परिवर्तन नहीं हुआ। अब देखिए, हम बात करें वचन की, तो राम अकेला है तो कब है? राम अकेला है तो अकेला, वो कब आया है? राम और सीता कब आएंगे, ठीक है। तो भी वही रहना है, वे दोनों कब आएंगे, वे सब कब आएंगे। किसी में रूप वचन बात कर लो, एक वचन का बहुवचन बना के देख लो, कब का कब ही रहेगा। काल की, तुम कब आओगे, मैं आज, तुम कल कब तक आ जाओगे, तुम आज कब तक आ जाओगे। मतलब भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, जो भी है, वचन, काल, लिंग, इसके आधार पर परिवर्तन नहीं हो रहा है, वही क्या है? अव्यय है। तो अव्यय मेरे हिसाब से परिभाषा या इसका अर्थ मेरे हिसाब से क्लियर हो चुका है कि अव्यय क्या है। किसी भी वचन, काल, लिंग आधार पर परिवर्तन नहीं हो वाक्य में, तो वो क्या है? अव्यय है। वो क्या है? अव्यय है। अब अव्यय के भेदों की बात करें। देखिए, अव्यय के भेद कोई 4 बताता है और कोई 5 बताता है। हम बात करें आरबीएससी के आधार पे, हम बात करें कि क्या है। देखिए, प्रश्न आए तो आपको करना है, अव्यय के भेद बात करें तो आपको करना है 4। कितने करने हैं? 4 भेद करने हैं, ठीक है। मुख्य भेद कितने होते हैं? 4 ही होते हैं, ठीक है। और उसका इस प्रकार से आ जाए ऑप्शन में, 5वां ऑप्शन आ जाए, वो किस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं वो बात भी हम करेंगे। लेकिन 4 भेद कौन कौन से होते हैं? देखिए, पहला
क्रिया विशेषण। पहला कौन सा है? क्रिया विशेषण, ठीक है। दूसरा संबंध बोधक, दूसरा संबंध बोधक, ठीक है, पहला और ये दूसरा। फिर तीसरा समुच्चय बोधक, अव्यय जोड़ देना साथ में, क्रिया विशेषण अव्यय, ठीक है, संबंध बोधक अव्यय और समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है। अब चौथा विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक अव्यय। तो ये चार मुख्य भेद हैं अव्यय के। अव्यय के कितने भेद हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। एक पांचवा भेद और माना गया है, उसे कहते हैं निपात। क्या कहते हैं? निपात। ऑप्शन में ये चार दिए हुए हो तो आपको चार ही मानना। ऑप्शन में पहले चार है तो चार ही मानना है, पांचवा आपको ऑप्शन में नहीं मानना है। ये अन्य भेदों में माना जाता है। निपात क्या है इसके बारे में आराम से लास्ट में बात करेंगे। निपात भी एक भेद माना गया है, लेकिन ये मुख्य भेद नहीं है, इसलिए परीक्षा में पूछे तो आपको कितने भेद करने हैं? चार भेद करने हैं। निपात की बात हम आराम से लास्ट में करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण देखिए, एक की बात हम लास्ट में करेंगे, इसके बाद में कर लेंगे, ठीक है। क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं? क्रिया और विशेषण हम इन दोनों की बात कर चुके हैं। क्रिया क्या है और विशेषण क्या है हम बात कर चुके हैं। क्रिया क्या है और विशेषण क्या है? क्रिया क्या है? जिस शब्द से किसी काम के होने या करने का भाव प्रकट हो, या जिस शब्द से वाक्य में किसी काम का करना या होना पाया जाता है, वही क्या है? क्रिया है। और विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम आदि की विशेषता बताई, जो संज्ञा सर्वनाम आदि की विशेषता बताई, वो क्या है? विशेषण है। अब देखिए, अब क्रिया विशेषण अव्यय कौन सा है? अब क्रिया विशेषण अव्यय कौन सा है? तो जो क्रिया की विशेषता बताई, ऐसे अव्यय जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। ऐसे शब्द जो विशेषण यानी क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। क्रिया विशेषण कौन से हैं? जो क्रिया की विशेषता बता रहे हैं वो कौन से हैं? क्रिया विशेषण। कैसे? जैसे हम बात करें, वह सुबह जाएगा, वह सुबह जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जाएगा क्या है? जाना एक क्रिया है, ठीक है, जाना क्या है? क्रिया। लेकिन कब जाएगा? एक विशेषता है इसकी। ये कब क्या है? ये एक विशेषण है। ये कब क्या है? एक विशेषण है, लेकिन ये एक क्रिया विशेषण है। ये विशेषण नहीं है, ये क्या है? ये क्रिया विशेषण है। वह कब जाएगा? वह या सीता धीरे धीरे चलती है, सीता धीरे धीरे चलती है। देखिए, चलना क्या है? चलना क्या है? एक क्रिया है। चलना क्या है? एक क्रिया है, लेकिन इसकी विशेषता कौन बता रहा है कि वो कैसे चलती है? वह धीरे धीरे चलती है। उसकी विशेषता क्या है? कि वह धीरे धीरे चल रही है। तो ये जो धीरे धीरे शब्द है ये क्रिया विशेषण है। ये जो क्रिया है, क्रिया विशेषण होता है, वह सुबह का सुबह ही रहता है, कभी भी काल चलने का भी परिवर्तन नहीं होगा। ये धीरे धीरे है, ये भी कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। तो ये क्या है? क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये क्या है? क्रिया विशेषण है। इसी प्रकार देखिए, तुम ऊपर बैठो, तुम ऊपर बैठो, ठीक है। अब बैठना एक क्रिया है, लेकिन कहाँ बैठो? ऊपर। बैठने की विशेषता बता रहे हैं, कहाँ बैठना है? ऊपर, ठीक है। तो ये क्या हो गया? क्रिया विशेषण। वह ऊपर बैठा है, वह नीचे बैठा है, वह कहाँ है? तो वह सभी क्या है? एक क्रिया विशेषण है। जहाँ पे क्रिया की विशेषता बता जाए वो क्रिया विशेषण है। सीधी सी बात है, इसका नाम ही क्या है? क्रिया विशेषण। इससे आप पता लगा सकते हैं जो विशेषण वह अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बताई वह क्या है? क्रिया विशेषण है। अब बात करें इसके भेदों को लेकर। देखिए, इसके भेद कोई 4 बताता है, कोई 6 बताता है, कोई 10-12 तक बता देते हैं। तो मुख्य कितने भेद माने गए हैं सामान्य रूप से वो बात करेंगे, जितने मान्य हैं, ठीक है, वो भेद बात करेंगे। पूरी बात आराम से करने वाले हैं। तो क्रिया विशेषण के मुख्य जो भेद माने गए हैं वो माने गए हैं 6। कितने माने गए हैं? 6। आपको कभी 10 भी मिल सकते हैं, 12 भी मिल सकते हैं, आपको किसी किताब में 4 भी मिल सकते हैं, लेकिन जो सामान्य रूप से स्वीकार किए गए हैं वो कितने हैं? 6 भेद हैं, 6 उपभेद हैं। क्रिया विशेषण के 6 उपभेद हैं। इसके अलावा आपको कहीं 4 कहीं 10, लेकिन मुख्य कौन से हैं? 6। अब कौन कौन से हैं देखिए आराम से। पहला कालवाचक, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अभी भी,
ठीक है। साथ साथ में मैं उदाहरण बताऊं, वो भी आप एक दो नोट्स कर सकते हैं। अब आप किसी के भी उदाहरण बता सकते हैं। कैसे, देखिए, कालवाचक, कालवाचक क्रिया विशेषण, इसके आपको साथ में जोड़ना है, कालवाचक क्रिया विशेषण। अब कालवाचक का मतलब क्या है, जो काल है, काल का मतलब क्या है, समय। इससे अव्यय शब्द जो किसी क्रिया के घटित होने के काल को या समय को इंगित करता है, समय को बताता है, वो क्या हो गया, क्रिया विशेषण अव्यय। कौन सा, कालवाचक, कालवाचक क्रिया विशेषण। कैसे, कोई क्रिया घटित हो रही है, ठीक है, वह फिर आएगा, वह फिर आएगा, वह फिर आएगा। वह आने की क्रिया, फिर का मतलब समय को बोध कर रहा है, समय का बोध करा रहा है। वह अब आएगा, वह अभी आने वाला है, वह तुरंत जाएगा, वह घड़ी घड़ी में आ रहा है। तो जो आने की क्रिया है उसकी विशेषता बता रहा है, कौन सा, ये अव्यय शब्द बता रहे हैं, ठीक है। ये अव्यय शब्द जो समय को घटित कर रहे हैं कि क्रिया किस समय घटित होने वाली है, या होगी या हो गई है, वो क्या है, सभी कालवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे मैं बात करूँ, वह अब तुम यहाँ आना, अब तुम काम करो, अब तुम पढ़ो, तुम अब पढ़ो, जो भी है, अब आ गया मतलब इसी समय पढ़ना है, समय को कर रहा है, अब पढ़ना है। अभी पढ़ो मतलब अभी इसी समय पढ़ना है, समय की बात कर रहा है। तुरंत जाओ मतलब इसी समय तुरंत निकलना है, ठीक है। घड़ी घड़ी आ रहे हैं, तो आने का समय क्या है, वो घड़ी घड़ी बार बार आ रहे हैं, तो समय को इंगित कर रहा है। तो आने की क्रिया या जो भी क्रिया घटित हो रही है, वे अव्यय शब्द जो क्रिया के घटित होने के समय को, घटित होने के समय की विशेषता बता रहे हैं कि कब वो घटित हो रही है, घड़ी घड़ी आ रहा है। पूर्व में ये काम कर चुके हैं, मतलब पहले काल को घटित कर रहा है, फिर आएगा, पश्चात उसके पश्चात तुम आना, मतलब समय को इंगित कर रहा है, उसके पश्चात आना, पहले आना, पीछे तुम पीछे से आना, मतलब उसके बाद में आना, समय को घटित। निरंतर, तुम निरंतर चलते रहो, समय को बात करें, निरंतर हमेशा, ठीक है। कल आना, सदा सुखी रहो, सदा मतलब हमेशा इस समय को घटित कर रहा है। सुबह आना, शाम को आना, आजकल कहाँ रहते हो, मतलब ये जो शब्द हैं वो क्या है, समय को सूचित कर रहे हैं। तो ये कौन से हो गए, कालवाचक क्रिया विशेषण हो गए। क्रिया की विशेषता कौन से बता रहे हैं, विशेष समय को रूप कर, समय को लेकर चल रहे हैं, इसलिए ये कालवाचक हो गए, ठीक। ये सभी समय से संबंधित है, ये बात आपको याद रखनी है। स्थान है, किसी स्थान विशेष जहाँ पे घटित होने की क्रिया है, वे अव्यय शब्द जो किसी क्रिया के घटित होने के स्थान को बोध कराता है, ठीक है, वे कौन से होंगे, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जैसे तुम इधर आओ, तुम इधर आओ, तो आने की क्रिया क्या है, इधर आना है, इस साइड में आना है, इस स्थान पे आना है, तो स्थान का बोध करा रहा है। तुम किधर जा रहे हो, मतलब किस स्थान पे जा रहे हो, ठीक है, तो जाने की जो क्रिया है उस स्थान का बोध करा रहा है। तुम जिधर भी जा रहे हो ये काम करो। तुम छत के ऊपर जा रहे हो, तो ऊपर मतलब स्थान का बोध। नीचे जा रहे हो, सीढ़ियों से नीचे जा रहे हो, दाएं देखो, बाएं देखो, पास, दूर, नज़दीक, मतलब ये सभी क्या है, स्थान वाले। अंदर जाओ, बाहर जाओ, भीतर जाओ, इस तरफ जाओ, उस तरफ जाओ, ये सभी क्या है, स्थान का बोध करा रहे हैं। तो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक है। तो बात करें, जैसे राम अंदर पढ़ता है, राम अंदर पढ़ता है, तो पढ़ने की क्रिया क्या है, वह अंदर पढ़ रहा है, स्थान विशेष को बात कर रहे हैं, तो क्या हो गया, स्थानबोधक या स्थानबोधक क्रिया विशेषण हो गया। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, देखिए रीति क्या है, एक शैली है, ठीक है, एक विधि है कि क्रिया किस प्रकार से घटित हो रही है। वे शब्द जो क्रिया के घटित होने की विधि का प्रकार बता रहे हैं, किस प्रकार से वो घटित हो रही है, उसका बोध कराए, वो क्या हो गया, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तुम ऐसे लिखो, तुम ऐसे लिखो, बात करें तुम ऐसे लिखो, ठीक है, तो लिखने की है वो विधि बता रहे हैं, वो तरीका बता रहे हैं, तरीका बताइए, वो क्या है कि इस ऐसे लिखना है, ऐसे इस प्रकार लिखो। सहसा देखते भाग गया, तुम वैसे करो, इसलिए झट से उठो। तो ये जो काम है उठने का, करने का, किस प्रकार से करना है, वो रीति बताइए, जो तरीका बताइए, वही क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। बात करें अगली, एकदम नॉर्मल बात है, समझने की बात है। कालवाचक में दोबारा सुन लेना कि जो क्रिया के वे शब्द जो क्रिया के समयवाचक, समय का बोध करे कि क्रिया किस समय घटित हो रही है, वो कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएंगे। जो क्रिया के घटित होने के स्थान का बोध करे वो स्थानवाचक हो जाएंगे। जो क्रिया के घटित होने की जो तरीका है, वो जो विधि है, उसका बोध कराए, वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएंगे। इसी प्रकार परिमाण है, परिमाण का मतलब माप तोल है, जो क्रिया की मात्रा का बोध कराए, जो क्रिया की मात्रा का बोध कराए कि क्रिया कितनी मात्रा में हो रही है, वो क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे अति, अत्यंत, कम, कुछ, अन्य, केवल,
जितना, उतना, प्राय, काफ़ी, पर्याप्त, जरा, तनिक, ये सभी क्या है? परिमाणवाचक। ये एक मात्रा, क्रिया की मात्रा कि जैसे तुम थोड़ा कम दूध पीना, कम दूध पियो, थोड़ा कम पियो, थोड़ा ज़्यादा पियो, ज़्यादा खाओ, केवल इतना खा लो। तो ये सभी क्या हैं? जैसे कम, कम पियो, ठीक है, ज़्यादा खाना खाओ, ज़्यादा खाना खाओ, ये क्या है? खाना खाने की जो क्रिया है वो कोई मात्रा का बता रहे हैं, मात्रा बता रहे हैं कि आपको ज़्यादा खाना है, कम पीना है, वो सभी क्या है? कम पानी पियो, तो पीने की मात्रा क्या है यहाँ पे? कम है। तो ये सभी क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। काफ़ी, काफ़ी चल लिए, पर्याप्त लिख लिया, जरा सी चाय मुझे दो, तनिक ठहरो, ये क्या है? ये मात्रा है, कितना ठहरना है, कितनी चाय देनी है, पर्याप्त मात्रा में लिख लिया, ये सभी क्या है? ये क्रिया की एक माप तोल है, क्रिया की मात्रा है। तो इसलिए क्या हो जाएंगे? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएंगे। अगला स्वीकारवाचक। जी हाँ, निसंदेह, अच्छा, ठीक, बिल्कुल, ये क्या है? स्वीकारना। वे अव्यय शब्द जो क्रिया को स्वीकारते हैं कि जी हाँ मैं कर लूँगा, स्वीकारवाचक हो गए। निसंदेह, निसंदेह मैं आराम से कर लूँगा, निसंदेह मैं ये काम कर लूँगा। अच्छा, मैं लिख रहा हूँ, ठीक है मैं जाता हूँ, बिल्कुल ये काम मैं कर लूँगा। तो यहाँ पे किसी क्रिया को स्वीकार रहा है, क्रिया की स्वीकारना, किसी काम को करने के लिए स्वीकारित करना, उसको स्वीकारना, ये क्या है? स्वीकारवाचक क्रिया विशेषण है। तो सीधे से नाम, जहाँ पे इस नाम से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा क्रिया विशेषण है। बात आपको ये ध्यान रखनी है कि क्रिया की विशेषता बता रहा है। अब किस बारे में विशेषता बता रहा है? वो इसके उपभेद हो गए। इसी प्रकार निषेध, अगला कौन सा है? अंतिम, निषेध। न, मत, नहीं, कभी नहीं। इसके आप कोई सा भी लिख लो। अच्छा मैं जाता हूँ, ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है मैं कर लूँगा, बिल्कुल मैं चला जाता हूँ, बिल्कुल मैं आता हूँ, ये सभी है। निषेधवाचक मतलब न, मत, नहीं, कभी नहीं, कदापि नहीं, इस प्रकार से क्या होगा? ये निषेधवाचक क्रिया विशेषण हो गए। जैसे तुम मत ठहरो, ठीक है, मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं ये कभी नहीं करूँगा, मैं कदापि नहीं करूँगा, कोई सा भी वाक्य लिख सकते हैं। ये सभी कौन से हैं? न, मत, नहीं, कभी नहीं, कदापि नहीं, ये किस में आ जाएंगे? निषेधवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हम बात कर चुके हैं कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक, स्वीकारवाचक और निषेधवाचक। तो ये सभी क्या हैं? क्रिया विशेषण के उपभेद हैं और ये मुख्य 6 उपभेद हैं। और दोस्तों आपको बता दूं मैं, जो आपको 10 वेद 12 उपभेद बता रहे हैं क्रिया विशेषण के, तो जैसे हम बात करें रीतिवाचक, अब इसके आप निश्चयवाचक बना सकते हैं। इसका निश्चयवाचक, ठीक है। रीतिवाचक जो तरीका है उसका कि कारणवाचक, प्रश्नवाचक, वो सभी किस में आ जाएंगे? आपके इस रीतिवाचक के अंतर्गत ही आ जाएंगे। तो ये इसमें बात होगी। परिमाण की बात करें तो न्यूनता बोधक है, पर्याप्त बोधक है, ये सभी किस में आ जाएंगे? इसमें आ जाएंगे परिमाणवाचक। तो ये मुख्य वेद जो है वो ये 6 हैं। तो इस प्रकार से आज हम बात की, मेरे हिसाब से क्रिया विशेषण आपके क्लियर हो चुका है। क्रिया विशेषण को आपको इतना सा ध्यान रखना है कि जो क्रिया की विशेषता बताई, जो अव्यय शब्द कौन से होते हैं? जो बदलते नहीं है, वही शब्द वही विशेषता बताई। क्रिया की वे विशेषता बताने वाले हैं जो कभी खुद बदलते नहीं हैं, और वे शब्द यदि विशेषता बता रहे हैं तो वो क्रिया विशेषण हो जाएंगे। क्रिया की वे शब्द विशेषता बता रहे हैं जो कभी बदलते नहीं हैं, लिंग, काल, वचन के आधार पे वो क्रिया विशेषण हो जाएंगे। और वो किस आधार पे क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, वो किसे भेद हो जाएंगे, मुख्य 6। तो ये क्रिया विशेषण की बात हम कर चुके हैं। दोस्तों वीडियो मेरे हिसाब से काफ़ी लंबा हो चुका है, इसलिए हम अगले छोटे छोटे 3 उपभेद हैं और उसके बाद में निपात, वो छोटी छोटी बातें अगले वीडियो में कर लेंगे। 15-20 मिनट का वीडियो वो बनेगा, उस क्लास में कर लेंगे। तो ठीक है दोस्तों, यदि क्लास पसंद आई तो लाइक कर दें, शेयर कर दें सभी के साथ, और चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार आपका साथ बना रहे, आपका विश्वास बना रहे। और इसके अलावा आपकी कोई भी कन्फ्यूज है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।